बचपन से ही आप में इंट्यूशन पावर थी इस चीज़ को लेके। तो अगर किसी को मान लीजिए साइकिक रीडर बनना है या फिर टैरो रीडर बनना है, तो उसके लिए इंट्यूटिव होना ज़रूरी है? हाँ, ज़रूरी है और ऐसा नहीं है कोई बाय बर्थ ही इंट्यूटिव हो। अगर आप इंट्यूटिव नहीं हो तो आपको किसी भी ऑकल्ट साइंस में नहीं जाना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि हर कार्ड पे एक नंबर दिया गया है। हुँ। अब जब इन्होंने कार्ड बनाए होंगे, एक पिक्चर्स रिप्रेज़ेंट किया, एक कलर रिप्रेज़ेंट करा और एक नंबर रिप्रेज़ेंट करा। टैरो रीडिंग की मदद से क्या हम टाइम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं? क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। Welcome to another special episode of TVT. Today we are here with a special guest, Miss Maya Madhyam, who is a tarot reader, a psychic reader and a healer. So उनसे आज हम जानेंगे कई सारी चीज़ों के बारे में, जैसे कि टैरो रीडिंग, हाउ डज इट वर्क, ये कैसे काम करता है, क्या आप इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो या फिर नहीं, और कई सारे इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में, फैक्ट्स के बारे में। सो लेट्स वेलकम आवर ऑनर ऑफ गेस्ट मिस माया माध्यम। Thank you, Niharika. Thank you for having me here in your TVT podcast. I'm so blessed to have you here. And सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं माया माध्यम हूँ, मैं एक साइकिक रीडर हूँ, टैरो रीडर हूँ। मैं न्यूमरोलॉजी और वास्तु हीलिंग करती हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको थोड़े टैरो के बारे में कुछ ज्ञान दे सकूँ, कुछ न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ टिप दे सकूँ और कुछ अपनी रेमेडीज़ बता सकूँ। सो माया मैम, फर्स्टली आई वुड लाइक टू नो कि आपने अपनी जर्नी एज अ टैरो रीडर, एज अ साइकिक रीडर एंड एज अ हीलर कैसे स्टार्ट करी? जो मेरी जर्नी थी वो मेरे खुद के लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी क्योंकि जो मेरी जर्नी थी मैं काम कर रही थी आईटी फील्ड में। मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ। बट बचपन से ही मेरा इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा रहा है और उस टाइम से एक इंट्यूशन पावर है जब हमें पता भी नहीं होता था कि इंट्यूशन क्या होता है। आई कैन सेंस द एनर्जीज, आई कैन सेंस पीपल। बहुत रैंडमली मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं अगर किसी के बारे में कुछ बोल देती थी वो सच हो जाता था। बहुत रैंडम। और तब वो मैं अबाउट जैसे 12 या 13 साल की थी। तो मुझे पता भी नहीं था कि ये साइकिक रीडिंग साइकिक होता है या ये एनर्जी कुछ होता है। जी। कुछ नहीं पता था या इंट्यूशन होता है। ऐसे धीरे-धीरे मेरी जर्नी बढ़ती गई। मैंने किसी को कभी मम्मी को ऐसा बोल दिया, नहीं बाहर मत जाओ अच्छा नहीं होगा, या पापा को बोल दिया इसके साथ काम मत करो। तो ये चीज़ें होती गई। जब मैं बड़ी हुई मैंने अपना पूरा शादी हो गई, जॉब अच्छा चल रहा था मेरा। बट एक सैटिस्फैक्शन लेवल नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि समथिंग इज़ मिसिंग फ्रॉम माय लाइफ। और तभी मैंने काफ़ी लोगों को कॉन्टैक्ट करा। मैं पामिस्ट्री बहुत छोटी एज से करती थी। लेकिन पामिस्ट्री में भी मुझे एक सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता था क्योंकि लाइनें हमारी चेंज होती रहती थी। फिर मैं एक अपनी कज़न से मिली जो कि एक एस्ट्रोलॉजर थी। मैंने उनसे बात करी कि मुझे एक कुछ मिसिंग लगता है, एक वांडरड जैसा फ़ील होता है, मतलब सेटल्ड लाइफ़ है, उसके बाद भी सब कुछ मिसिंग सा लग रहा है। अच्छी जॉब थी, आई वाज़ वर्किंग इन आईबीएम और बहुत अच्छा चल रहा था। बट अचानक से उन्होंने कहा कि आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी कुंडली में। और मैंने कहा स्पिरिचुअल तो मेरे को पता भी नहीं, मैं तो पूजा भी नहीं करती और भगवान में मानती हूँ मैं। मैं मतलब रिलीजियस हूँ बट एज़ सच मैंने कभी करा नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम स्पिरिचुअल हो और तुम्हें पता नहीं है, बस उस स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो पाथ है वो स्पिरिचुअल जर्नी के लिए ही हुआ है। मैंने कहा मैं तो अब आईटी इंजीनियर हूँ और स्पिरिचुअल जर्नी कहाँ से आ जाएगी? उन्होंने बोला कि तुम प्रिडिक्ट करती हो लोगों के बारे में। मैंने कहा ऐसा कोई प्रेडिक्शंस नहीं करती मैं। बट हाँ, मुझे एक इंट्यूशन वाइब आती है कि ये अच्छा है, मेरे लिए बुरा है। राइट। उन्होंने ही टैरो डेक मेरे हाथ में दिया। तो मुझे लगा कि कोई ये स्पिरिचुअल कॉलिंग ही है। टैरो मैं 3-4 दिन तक देखती रही, उन्होंने मुझे नोट्स दिए, मुझे कुछ समझ नहीं आया। और फिर मुझे लगा कुछ तो है।
उसकी एनर्जी, उसके जो टैरो पे जो एक पिक्चर्स थी वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करने लगी। और मुझे जैसे ऐसा लगता है कि वो मुझसे बात कर रही हैं या उसके थ्रू मुझे कोई मैसेजेस मिल रहा है। मैंने फेसबुक पे सर्च करा कि कोई ऐसा है टैरो रीडर जो मुझे ऑनलाइन सिखा दे, क्योंकि आई वाज़ डूइंग माय जॉब और जॉब के साथ-साथ मैं एक टैरो रीडिंग नहीं कर सकती थी। तो बाय एनी चांस मतलब जो भी हुआ सब कुछ रैंडमली होता गया। मतलब मैंने कुछ प्लान नहीं करा, रैंडमली एक लेडी का मेरे पास मैसेज आया जी। कि आई सॉ यू इन माय ड्रीम्स एंड माय डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जीज टोल्ड मी टू टीच यू। ओके। एंड शी वाज फ्रॉम ब्राज़ील और वो पोर्चुगीज़ बोलती थी, उनको इंग्लिश नहीं आती थी, मुझे पोर्चुगीज़ नहीं आती थी, एक लैंग्वेज बैरियर भी था। बट समहाउ वी मैनेज और उन्होंने मुझे टैरो सिखाया। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ वो मेरी लाइफ में आए, उन्होंने मुझे टैरो सिखाया। तो उन्होंने मुझे बेसिक टैरो के टीचिंग नहीं सिखाई जो अभी हमारी बुक्स में होता है, जैसे हमारे 78 कार्ड्स के मीनिंग है, वो उन्होंने मुझे नहीं सिखाया। उन्होंने कहा वो तुम सीखो। उन्होंने मुझे सिखाया कि किसी एनर्जी को टैरो के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं। उन्होंने मुझे सिखाया कि किस तरह से टैरो से हीलिंग करते हैं। उन्होंने मुझे सिखाया कि टैरो से आप किसी की लाइफ कैसे चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो टैरो का टूल है दैट इज़ नॉट फॉर प्रेडिक्शन, दैट इज़ फॉर योर चॉइसेस, योर लाइफ पाथ, कि अपनी लाइफ में आप क्या चॉइसेस लेते हैं, क्या सही है, क्या गलत है। अगर 2 पाथ मिलते हैं, अगर आप राइट चॉइस लेते हैं, तब आपकी लाइफ कुछ और होगी, एक रॉन्ग पाथ लेते हो तब आपकी चॉइस कुछ और होगी। तो इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस। लोग टैरो को एक प्रेडिक्शंस के लिए लेते हैं, इट्स नॉट अबाउट प्रेडिक्शंस। टैरो एक कुछ टाइम के लिए सिर्फ आपको एक लाइफ गार्डियन ही कर सकता है। दूसरा, जो टैरो रीडिंग मैं करती हूँ दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल टैरो रीडिंग। आई एम डूइंग अ साइकिक रीडिंग जो कि उन्होंने मुझे सिखाया। और क्योंकि वो खुद एक साइकिक थी और मुझे खुद नहीं पता था कि साइकिक और टैरो रीडिंग में भी डिफरेंस होता है। जी। तो ये मुझे टाइम के साथ मेरी जर्नी में स्टार्ट हुआ और 2009 में मैंने सीखा था उनसे और 2012 में मैंने अपना जॉब क्विट करा हाँ जी। और फिर मैंने प्रोफेशनली टैरो रीडिंग शुरू करी 2012 से। तो तब से अभी तक मैं बहुत कुछ अलग टूल्स भी सीख चुकी हूँ, इस पे काम कर रही हूँ एंड स्टिल आई एम इन लर्निंग फेज। ग्रेट मैम। सो माया मैम, अभी आपने साइकिक रीडिंग के बारे में बात करी, तो आप ये बता सकते हो कि टैरो रीडिंग की अगर हम बात करें और साइकिक रीडिंग की, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, टैरो रीडिंग और साइकिक रीडिंग में बस एक इंट्यूशन का डिफरेंट है। यूजुअली जितनी भी टैरो रीडिंग है वो मेजरली इंट्यूशन बेस है, लेकिन उसमें जो टैरो है वो 3 तरीके से प्रेडिक्ट करे जाते हैं। टैरो के ऊपर पिक्चर्स बनी हुई हैं, जैसे टैरो के 78 कार्ड्स हैं जिसमें हम एक मेजर आर्कना और माइनर आर्कना में हम उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। उन सभी के ऊपर एक नंबर है, एक पिक्चर है। तो जो टैरो रीडर्स हैं, टैरो रीडिंग में क्या होता है कि आप किसी टैरो रीडर के पास गए, वो आपसे ही कार्ड शफल कराते हैं और आपसे ही कार्ड पिक करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को उस कार्ड्स के थ्रू पढ़ते हैं। तो और उसमें क्या होता है, टैरो रीडिंग में क्या होता है, वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे, आपने और उन्होंने आपसे ही कार्ड निकलवाया और उस कार्ड का आपको मीनिंग बता दिया जो उन्होंने बुक में पढ़ा है या जो उनका इंट्यूशन उस वक्त आ रहा है। लेकिन 90% ये सब कुछ बुकिश नॉलेज के ऊपर ही डिपेंड करता है, कुछ इसमें उनका इंट्यूशन भी इन्वॉल्व होता है। बट साइकिक रीडिंग कंप्लीटली एक मीडियम है जो कि हमें इंट्यूशन बेस ही देता है। अब साइकिक और टैरो में जो बेसिक डिफरेंस है वो कार्ड्स का है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कार्ड है टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स जो है वो एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है और अगर हम येस नो क्वेश्चन करते हैं तो उसको हम येस में लेते हैं। इसको हम नो में बहुत कम ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि इसको नो में पढ़ा जाता है, नेगेटिव में पढ़ा जाता है। लेकिन साइकिक्स क्या है, कई बार मेरे सामने कई पॉजिटिव कार्ड्स आते हैं लेकिन मैं उनको नेगेटिव पढ़ती हूँ क्योंकि मेरा माइंड उसको नेगेटिव बोल रहा है। तो यही डिफरेंस है एक टैरो रीडिंग और एक साइकिक रीडिंग में। ऐसे ही बहुत सारे कार्ड्स हैं, जैसे एक स्टार का कार्ड है। स्टार का कार्ड जितनी भी बुक्स हमारी लिखी हुई है टैरो की, उसमें वो पॉजिटिव होप्स का कार्ड है, एक पॉजिटिविटी का कार्ड है, एक न्यू एडवेंचर्स का कार्ड है। लेकिन मोस्टली रीडिंग्स में जब वो स्टार का कार्ड मेरे पास आता है 90% मैं उसको नेगेटिव पढ़ लेती हूँ। तो साइकिक में बस ये है कि कार्ड्स का मीनिंग आपको बुक वाली मीनिंग से मैच नहीं करना।
क्या पता कार्ड पॉजिटिव हो, आप नेगेटिव बोल रहे हो, और कुछ कार्ड्स नेगेटिव हो, आप पॉजिटिव बोल रहे हो। करेक्ट। तो सिर्फ साइकिक और टैरो रीडिंग में यही डिफरेंस है। सेकेंडली, साइकिक रीडिंग में जो साइकिक है वो आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछते। जो मैं रीडिंग करती हूँ, अगर कोई मेरे पास आ रहा है साइकिक रीडिंग के लिए, जी। तो मैं उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछती, मैं उनको बैठाती हूँ। मैं उनको बस बोलती हूँ 2 मिनट के लिए आप अपना माइंड को काम करिए, हाँ जी। और मैं उनके कार्ड्स का स्प्रेड निकालने लगती हूँ, ओके। और उसके अकॉर्डिंगली मैं धीरे-धीरे उनके बारे में सब रिवील करती हूँ। तो बहुत सारे लोग को समझ नहीं आता कि मेरे को ये कैसे पता चला, और मुझे भी नहीं पता कि मेरे को ये कैसे पता चला। और कई बार इतना कॉन्ट्रास्ट होता है मेरी रीडिंग में और जो बुक में लिखा हुआ है उसमें, तो ये मुझे पता भी नहीं था कि इस टर्म को साइकिक बोलते हैं। ये भी मुझे टाइम के से पता चला कि मैं एक साइकिक हूँ, मैं एक टैरो रीडर नहीं हूँ। तो आई एम ब्लेस्ड विद ऑल द एनर्जीज, विद ऑल माय गुरु, आई एम ब्लेस्ड। राइट। तो अभी मैम जैसे कि आप बता रहे थे कि बचपन से ही आप में इंट्यूशन पावर थी इस चीज़ को लेके। तो अगर किसी को मान लीजिए साइकिक रीडर बनना है या फिर टैरो रीडर बनना है, तो उसके लिए इंट्यूटिव होना ज़रूरी है? हाँ, ज़रूरी है, और ऐसा नहीं है कोई बाय बर्थ ही इंट्यूटिव हो। आप साधना कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप किसी गुरु की शरण में जा सकते हैं, आप रेकी हीलिंग कर सकते हैं। तो कोई भी आपको डेविएशन ज़रूर लेनी पड़ेगी। अगर आपका एनर्जी, आपका ऑरा इंट्यूटिव नहीं है, तो आप एक अच्छे टैरो रीडर नहीं बन सकते। बल्कि मेरे अकॉर्डिंगली आप अगर किसी भी तरीके की इस साइंस में है, इस डिवाइन साइंस में है, तो आपका इंट्यूशन लेवल होना बहुत ज़रूरी है। ओके। क्योंकि जो हमारा इंट्यूशन है दैट इज़ बियॉन्ड एनीथिंग, राइट। ठीक है? आप बुकिश में देखो, अगर आप बुक्स पढ़ोगे तो बुक्स तो आजकल गूगल पे है। आप कुछ भी लिखो गूगल पे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। जी। बट एक एक लाइव सेशन में और एक गूगल के सेशन में कुछ तो डिफरेंस होगा ना। आजकल तो एआई टैरो रीडिंग भी कर रहा है। तो इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग्स ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं, और मेरे हिसाब से अगर आप इंट्यूटिव नहीं हो तो आपको किसी भी ऑकल्ट साइंस में नहीं जाना चाहिए। ओके। इंट्यूशन के साथ-साथ आपको एक गुरु की बहुत ज़रूरत है, किसी भी ऑकल्ट साइंस में जाने के लिए। जी। क्योंकि गुरु ही आपको प्रोटेक्ट करता है नेगेटिव एनर्जी से, एक गुरु ही आपको पॉलिश करता है, और एक गुरु ही आपको राइट पाथ बताता है। जैसे कि मैंने टैरो अगर सीख लिया, हाँ जी। सीखने के बाद मैं उसको अप्लाई कैसे करूँ? लोगों को कैसे उसका समाधान दूँ, या टैरो रीडिंग तो मुझे आ गई, लेकिन उसको किसी तरीके से अप्लाई कैसे करना है, उसमें हीलिंग कैसे करनी है, उसमें रेमेडीज़ कैसे देनी है, और सामने वाले की नेगेटिव एनर्जी मुझे ना करे, उसके लिए मुझे क्या करना है? तो इसके लिए गुरु की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे बस यही लगता है कि बिना गुरु के आपको इस फ़ील्ड में नहीं आना चाहिए। ओके। सो माया मैम, अगर हम टैरो रीडिंग के अंदर एलिमेंट्स की बात करें, तो आप बता सकते हो कौन-कौन से एलिमेंट्स होते हैं इसमें? टैरो रीडिंग में बेसिकली जो टैरो को हम डिवाइड करते हैं, 4 एलिमेंट में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं हमारे वाटर एलिमेंट्स, जिसको हम कप्स, जो जितने भी हमारे कप्स के कार्ड हैं, उसको हम वाटर एलिमेंट लेते हैं। और जितने भी वाटर एलिमेंट हैं वो इमोशंस हैं हमारे। जैसे पानी बहता रहता है, हमारे इमोशंस बहते रहते हैं। राइट। और जितने भी, जब कप ओवरफ्लो होता है, तो हमारे इमोशंस भी ओवरफ्लो होते हैं। तो जितनी भी ओवरथिंकिंग है वो हमें कब से पता चलती है, और कोई भी कितना भी इमोशनल है, उसके इमोशंस को आप कैसे अटैक कर रहे हो, किसी को इमोशनली कैसे यूज़ कर रहे हो, जी। इसको पॉजिटिव, नेगेटिव अलग-अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। तो एक कप के कार्ड्स होते हैं, और आगे जो हम इसकी प्रेडिक्शंस करते हैं वो भी इसके एलिमेंट के बेस पर ही करते हैं। और साथ में इसके ऊपर एक नंबर्स भी होते हैं, उस नंबर के अकॉर्डिंगली प्रेडिक्शंस करी जाती है, और जो एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंगली ही रेमेडीज़ दी जाती हैं। दूसरा हमारा एलिमेंट्स होता है फायर, जो कि हमें वॉन्ड से पता चलता है। जो हमारे फायर वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं, वो सारे फायर एलिमेंट्स हैं। तीसरा हमारा एक अर्थ एलिमेंट्स है, जो कि पेंटेकल से बताते हैं। तो पेंटेकल जैसे कि सब चीज़ें बहुत स्थिर होती हैं, अर्थ है एक जगह कांस्टेंट है। तो अगर किसी की पर्सनालिटी कार्ड में कोई पेंटेकल का कार्ड आ गया, दैट मीन्स वो बहुत स्टेबल है, बहुत ज़्यादा एक जगह पे टिका हुआ है, उसके व्यवहार में ठहराव है, एक वो सोच समझ के अपना काम करता है, जल्दबाजी में नहीं करता। और जो फायर एलिमेंट वाले होते हैं बहुत जल्दी ईज़ी डिसीज़न लेने वाले होते हैं, ईज़ी गोइंग होते हैं। और लास्ट हमारा एयर एलिमेंट है, जो कि हम सोर्स से रिप्रेज़ेंट करते हैं। मोस्टली सोर्स के कार्ड हम नेगेटिव ही पढ़ते हैं, और
बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें सोर्स के कार्ड पॉजिटिव आते हैं। ओके। और इसमें एयर एलिमेंट में ये है क्योंकि एयर हर जगह है। आप जहाँ हम ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, एयर है। जी। तो जो आप मेंटली डिस्टर्बेंस आती है, एंग्जाइटी आती है, ब्लॉकेजेस आती हैं, वो सब थ्रू एयर आती है। जैसे कोई अगर हवा में बैक्टीरिया फैल रहा है तो थ्रू एयर से आपकी बॉडी में एंटर करेगा। तो राइट। एयर हर चीज़ को ब्लॉक कर देती है। तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे को सोर्स से पता चलते हैं। तो ये सारे हमारे माइनर आर्कना होते हैं जिसमें हम एलिमेंट्स देखते हैं। मेजर आर्कना में भी कुछ कार्ड्स में हम एलिमेंट्स देखते हैं, लेकिन वो जी। हर मेजर आर्कना का एक डिफरेंट मीनिंग होता है। सो माया मैम, अभी आपने बीच में रेमेडीज के बारे में बात करी, तो टैरो के बारे में हमने काफी सुना है, बट उनकी रेमेडीज के बारे में हमें इतना नहीं पता है, तो आप बता सकते हैं क्या होती है इनकी रेमेडीज? हाँ, अगेन जैसे कि अभी मैंने एलिमेंट्स की बात करी, तो जो भी हम रेमेडीज़ करते हैं वो जी। एलिमेंट के ऊपर ही बेस होता है और नंबर्स के ऊपर बेस होता है। ओके। जो हमारे माइनर आर्कनास होते हैं, उसमें हर कार्ड पे जैसे कप्स है वो 1 टू 14 है, ऐसे ही हमारे सारे एलिमेंट्स 1 टू 14 होते हैं। तो हर नंबर का एक नंबर हो गया और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली उस नंबर को हम ट्रीट करते हैं। जैसे अगर 1 से 10 है तो वो 1 से 9 को 9 की तरह करेंगे। अगर हमारा 14 नंबर आ गया तो 14 को हम 1 प्लस 4 5 नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसे ही हम उसकी वाटर थेरेपीज़ बताते हैं। जैसे अगर वाटर एलिमेंट है तो उसको वाटर थेरेपीज़ बताते हैं। बाकी टैरो में कुछ फ्लावर रेमेडीज़ होती हैं, कुछ क्रिस्टल रेमेडीज़ होती हैं। कुछ हमारे क्रिस्टल होते हैं जो हमारे प्रोटेक्टिव क्रिस्टल होते हैं, कुछ क्रिस्टल होते हैं हमारे जो कि हमारी कुछ बीमारियों से लड़ने के लिए होते हैं, कुछ क्रिस्टल हमारे लव एलिमेंट्स के लिए होते हैं। तो कुछ फ्लावर रेमेडीज़ दी जाती हैं जिसको एक अलग सेपरेट कॉन्सेप्ट है, जिसको हम फ्लावर बैच रेमेडीज़ भी कहते हैं। वो भी अगेन इजिप्टियन ही है और मेरे को नहीं लगता कि बहुत किसी लोगों को ये फ्लावर रेमेडीज़ पता है। इवन ये फ्लावर रेमेडीज़ मैं भी नहीं करती। मैं इसमें कुछ क्रिस्टल रेमेडीज़ करती हूँ और कुछ हीलिंग्स करवाती हूँ। क्रिस्टल रेमेडीज आप करते हैं, तो एक बार आप बता सकते हैं मैम कैसे वर्क करती हैं? क्रिस्टल में हमारे पास कुछ रॉ क्रिस्टल्स होते हैं, कुछ हमारे पास टंबल क्रिस्टल्स होते हैं और कुछ हमारे ब्रेसलेट फॉर्म में होते हैं। ओके। तो रॉ क्रिस्टल बेसिकली किसी प्लेस की एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है, तो पहले हम देखते हैं कि नींद ना आने का कारण क्या है। और अगर किसी को नींद नहीं आ रही है तो उसकी प्लेस डिस्टर्ब है या उसकी पर्सनल एनर्जी डिस्टर्ब है। अगर उसकी प्लेस डिस्टर्ब है तो हम उसको एक रॉ क्रिस्टल उसके सरहाने पे रखने के लिए देते हैं। मतलब बेड के पास है, तकिए के पास है, वो रॉ क्रिस्टल रख सकता है। जी। और अगर उसकी खुद की एनर्जी डिस्टर्ब है, अगर उसके खुद के एलिमेंट डिस्टर्ब आ रहे हैं, तो हम उसको क्रिस्टल पहनाते हैं। और जैसे है कि किसी को चलते-फिरते भी एंग्ज़ायटी हो रही है, तो वो क्रिस्टल पहन भी ले और अपने पर्स में कैरी कर ले, अपनी पॉकेट में कैरी कर ले। तो ऐसे डिफरेंट क्रिस्टल होते हैं जो हर प्रॉब्लम के लिए बनाए बनाए गए हैं। क्रिस्टल बेसिकली बहुत तरीके के मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन मैं कुछ ही क्रिस्टल रिकमेंड करती हूँ। जिसमें कि मेरा एक फ़ेवरेट क्रिस्टल है ब्लैक टर्मलिन। ओके। ब्लैक टर्मलिन बेसिकली एक प्रोटेक्शन क्रिस्टल है। किसी को भी ईविल आई प्रोटेक्शन चाहिए, किसी भी नेगेटिव चीज़ से प्रोटेक्शन चाहिए, तो उसको वो ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल पहन सकता है, रख सकता है। अगर आपके घर में आपको लगता है एनर्जी नेगेटिव है, हेवी है, तो एक जी। ब्लैक टर्मलिन का रॉ क्रिस्टल आता है, जो कि वेट के हिसाब से आता है। तो कम से कम 1 केजी या 2 केजीज़ का आप अपने क्रिस्टल को अपने एंट्रेंस पे रख सकते हैं। जी। ओके। लेकिन क्रिस्टल का एक रूल होता है कि आप ऐसा नहीं है कि क्रिस्टल मार्केट से लाए और आपने लाके रख लिया। क्रिस्टल को चार्ज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्रिस्टल को हील करना बहुत इम्पोर्टेंट है और टाइम टू टाइम क्रिस्टल को क्लीन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अभी आपने नंबर्स की भी यहाँ पे बात करी थी टैरो रीडिंग के अंदर, तो मैम इज़ इट पॉसिबल कि न्यूमरोलॉजी जो है हमारी और टैरो रीडिंग है, ये एक दूसरे से मतलब इंटरकनेक्टेड या फिर इंटर रिलेटेड है? हाँ, जैसे मैंने बताया कि हर कार्ड पे एक नंबर दिया गया है। हुँ। अब जब इन्होंने कार्ड बनाए होंगे, एक पिक्चर्स रिप्रेज़ेंट किया, एक कलर रिप्रेज़ेंट करा और एक नंबर रिप्रेज़ेंट करा। राइट। तो अगर आप टैरो रीडिंग देखेंगे, तो एक उसमें कलर थेरेपी आ जाती है, पिक्चर जो कि हमें ऑलरेडी बुक्स में पता होता है और एक नंबर्स। नंबर्स बेसिक वही नंबर हैं जो हम न्यूमरोलॉजी में करते हैं 1 टू 9 नंबर और 1 टू 9 नंबर वही 1 नंबर सन का है, 2 नंबर मून का है, 3 नंबर जुपिटर का है, 4 राहु का है, 5 नंबर मरकरी का है, 6 नंबर वीनस का है, 7 केतु का और 9 हमारा मार्स का नंबर है। तो जो इन नंबर की बेसिक क्वालिटीज़ होती हैं, वही
क्वालिटीज हम कनेक्ट करते हैं उस पिक्चर्स के साथ। जैसे कि हमारा एस ऑफ कप आ गया, एस ऑफ कप जैसे कि 1 नंबर, एस मतलब 1 और जी। कप्स आ गया वाटर एलिमेंट, और वाटर मतलब इमोशंस, ठीक है। अब 1 नंबर अगर हम प्लैनेट से कनेक्ट करें तो दैट मीन्स सन प्लैनेट है वो। तो सन एक लीडर है, बॉर्न लीडर है वो। जी। और जैसे सन होता है, सूरज के आगे कोई रुक नहीं पाता, सूरज की रोशनी हर किसी चीज़ को फेड कर देती है। तो 1 नंबर वालों की पर्सनालिटी भी ऐसी होती है कि वो जहाँ जाते हैं, वो एक अलग अपना मकाम बनाते हैं, और क्योंकि बॉर्न लीडर हैं तो किसी की सुनते नहीं हैं। लेकिन जब हमारा एस ऑफ कप आ गया, जी। तो यहाँ पर हमने न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट कर लिया कि सन है, लेकिन हमने यहाँ पर देखा कप हमारे को एक वाटर एलिमेंट इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये किसी पर्सनालिटी में हमारे पास एस ऑफ कप आ गया, तो हम उसको बोलेंगे कि वो बॉर्न लीडर है, स्टबर्न भी है, और उसकी पर्सनालिटी भी बहुत वाइब्रेंट है, लेकिन अंदर से वो इमोशनली बहुत वीक है। अब वो अपने इमोशंस को हाइड करता है, किसी को अपने इमोशंस को बताता नहीं है, क्योंकि 1 नंबर है, स्टबर्न तो रहेगा वो। लेकिन साथ में कप वाला कार्ड आ गया तो इमोशनल भी है, तो ऐसे लोगों को कई बार लोग मिसजज कर लेते हैं। तो आपको उसको अच्छे से कनेक्ट करना है कि नंबर के साथ प्लैनेट कौन-सा है और एलिमेंट कौन-सा है। जी। तो जिसने बहुत अच्छे से कनेक्ट कर लिया, वही अच्छी प्रेडिक्शंस कर पाएँगे आगे, वही अच्छा एक जजमेंट किसी के बारे में कर पाएँगे। करेक्ट। ऑल्सो माया मैम, टैरो रीडिंग की मदद से क्या हम टाइम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं? हाँ, टाइम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं हम। अ, मैं यहाँ पर किसी के बारे में कुछ नेगेटिव नहीं बोलना चाह रही, लेकिन बहुत सारे अभी टैरो रीडर मैंने देखे हैं हाल ही में, जो कि बहुत सारे डेक लेकर बैठते हैं। जैसे कि टाइम प्रेडिक्शंस के लिए उनके पास अलग अलग डेक है, और लव रीडिंग वो अलग डेक से करते हैं। और मतलब 2-4 का मतलब डिफरेंट डेक्स होते हैं। हालाँकि बेसिक डेक सेम रखना चाहिए। आप ले सकते हैं, डिफरेंट डेक ले सकते हैं, लेकिन एक ही डेक से मैं तो अपना एक ही डेक है, और एक मेरा एंजल है, क्योंकि जिसमें एंजल मैसेज आते हैं, और एक मेरा नॉर्मल राइडर वेट्स का डेक है। तो टाइम प्रेडिक्शंस अगेन एलिमेंट बेस करते हैं। तो हमारे 4 एलिमेंट हैं, जैसे कि मैंने बताया कि वॉन्ड्स जो होता है हमारा फायर एलिमेंट होता है। तो आपने देखा होगा फायर सबसे तेज़ी से फैलती है, राइट। ठीक है? सबसे तेज़ी से फैलती है, तो अगर हमारे को कोई टाइम प्रेडिक्शन करना है और मेरा वॉन्ड्स का कार्ड आ गया, तो दैट मीन्स वो जो काम आपने किया है वो दिनों में हो जाएगा, इन डेज़, ठीक है? जैसे मेरा 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, दैट मीन्स कि वो अगर कोई सामने वाला मेरे से प्रेडिक्शंस पूछ रहा है कि ये मेरा काम कितने दिनों में हो जाएगा, तो नंबर है उसका 4 और एलिमेंट है उसका फायर, और है वो वॉन्ड्स। सो मतलब कि वो मेरा काम 4 दिनों में हो जाएगा, ठीक है? ऐसे ही अगर मैं उसके बाद हमारा एयर एलिमेंट आता है सोर्स। सोर्स है कि एयर से भी हर चीज़ फैल रही है, जब एयर आएगी तो हर चीज़ को जल्दी से स्प्रेड कर देगी। तो वो हम वीक्स में लेते हैं। अगर हमारा सोर्स का कार्ड आ गया, जैसे मेरी 5 ऑफ सोर्स आ गई, तो 5 वीक्स में काम होगा वो। इसके बाद मेरा आता है वाटर एलिमेंट। पानी एक जगह से दूसरी जगह बहता है, लेकिन थोड़ा धीरे-धीरे बहता है, बीच में ब्लॉकेजेस भी आ जाते हैं। तो अगर मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल 2 ऑफ कप्स आ गया, तो 2 ऑफ कप्स में मैं प्रेडिक्शंस करूँगी उसकी 2 महीने की, कि ये काम उसका 2 महीने में होगा। और लास्ट जो हमारा होता है अर्थ, जो कि हमारा पेंटिकल से रिप्रेजेंट होता है, उसको हम ईयर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मेरा कोई भी पेंटिकल का कार्ड्स आ गया, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा 7 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, और सामने वाले ने पूछा भई मैं अपना घर कब बनाऊँगी? और सामने मेरे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स पड़ा है, तो मैं उसको बोलूँगी कि कम से कम 6 से 7 साल लगेंगे। बाकी ये है कि इसमें टाइम प्रेडिक्शन में कंप्लीट एक्यूरेसी नहीं आती, क्योंकि अगेन जैसे मैंने बताया, क्योंकि कार्ड्स जो हैं वो प्रेडिक्शंस के लिए नहीं है, वो लाइफ चॉइसेस के लिए है। अगर आपने लाइफ में सही चॉइसेस ले ली, तो वो प्रेडिक्शन सटीक बैठेंगी, जो टाइम पीरियड आपको दिया गया है। लेकिन अगर लाइफ चॉइसेस आपने गलत ली, तो वो प्रेडिक्शंस गलत जाएंगी। तो कंप्लीटली ये ऑरा बेस है, अपनी प्रेडिक्शंस बेस है, आपकी एनर्जी बेस है। अगर आपकी एनर्जी ब्लॉक्ड है और तब आप इस कार्ड्स के अकॉर्डिंगली जा रहे हो, तो ये प्रेडिक्शन सही नहीं जाएंगी। तो आपकी ऑरा क्लीन होना चाहिए, एनर्जी क्लीन होना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग मेरे पास आते हैं, सबसे पहले मैं उनका ऑरा चेक करती हूँ। मेरे पास जितने स्टूडेंट्स आते हैं, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं सिखाती अगर उनका ऑरा अच्छा नहीं है तो। वो मैम आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? वो अगेन मैं
वैसे तो मुझे इंट्यूशन से पता चल जाता है फेस से, लेकिन अगेन मैं कार्ड्स के अकॉर्डिंगली ही ऑरा चेक करती हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव ऑरा। और अगर मुझे लगता है ऑरा खराब है तो मैं पहले क्लीनिंग कराती हूँ, उसके बाद रीडिंग करती हूँ। सो माया मैम, जैसे कि पहले अभी हम न्यूमरोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें हम ये सुनते हैं कि 1 to 9 नंबर्स होते हैं, बट इसके अलावा कोई स्पेशल नंबर्स भी होते हैं इसमें? देखिए 1 to 9 नंबर तो अपना एक प्लेस लेते हैं, प्लैनेटरी होते हैं। जी, ये जो कि हम बेसिक न्यूमरोलॉजी में करते हैं, लेकिन जब हम एडवांस न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं तो हमारे कुछ कार्मिक नंबर्स होते हैं। ओके। जैसे कि हमारा एक 13 नंबर है। 13 नंबर में जो बना है वो 1 + 3 से बना है। 1 मतलब सन और 3 मतलब जुपिटर। सन और जुपिटर एक बहुत पॉजिटिव योग है, लेकिन जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो बन जाता है राहु। ओके। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से राहु रिप्रेजेंट करता है। तो 13 नंबर को कार्मिक ऐसे लेते हैं कि जितने भी 13 नंबर वाले हैं वो पास्ट कर्मा के साथ पैदा हुए हैं और कुछ ना कुछ उनकी जर्नी में पास्ट लाइफ में ऐसा छूट गया था जो वो इस बार पूरा कर रहे हैं। तो आप जितने भी 13 नंबर वालों से मिलोगे, उनकी लाइफ में आप देखोगे कि सब कुछ है, जी। लेकिन वो अपनी लाइफ में सैटिस्फाई नहीं है। वो कहीं न कहीं वॉन्डर फेज़ में जी रहे हैं, कुछ ढूँढ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। जी। तो 13 नंबर वालों के लिए कहा जाता है या तो आप अपना पास्ट कार्मिक क्लियर कराओ या फिर आप देखो कि इस जर्नी में आप क्या ढूँढ रहे हो। जी। और 13 नंबर वाले जब तक स्पिरिचुअल नहीं होंगे तब तक उनको एक नेगेटिव एक्सपेक्ट आता ही रहेगा। मैंने बहुत सारे 13 नंबर वाले बहुत सक्सेसफुल देखे हैं। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं, बट सैटिस्फाइड नहीं है। कुछ हैं जो महीनों में लाखों रुपए कमा रहे हैं, बहुत अच्छी पोज़ीशन पर हैं, बट सैटिस्फाइड नहीं है। तो 13 हम कार्मिक नंबर लेते हैं। दूसरा एक हम 14 नंबर 14, जी। 1 सन है और 4 हमारा है राहु। तो जब भी राहु किसी के साथ जुड़ता है तो उसको ग्रहण लगा देता है। तो 14 नंबर एक सूर्य ग्रहण का नंबर भी माना जाता है और 1 और 4 के कॉम्बिनेशन से 5 बनता है जो कि मरकरी का बुध का नंबर है। अगर हम बुध को देखें तो बुध बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव लोग होते हैं। बुध वाले बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। लेकिन क्योंकि 1 है सूर्य और 4 राहु के कॉम्बिनेशन से वो बन रहा है, हाँ जी। तो ये लोग कुछ पास्ट कार्मिक अपना फैमिली कार्मिक लेकर आते हैं। तो अगर 14 नंबर वालों से आप किसी से मिलोगे तो उनके कहीं न कहीं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स रहेंगे और इनके पीछे पास्ट में उनके फादर की तरफ से कोई डिस्प्यूट्स रहेंगे। तो 14 नंबर वालों को यही एडवाइस दी जाती है कि अगर कोई भी आपके फैमिली डिस्प्यूट है, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, तो आप उनको छोड़कर आगे बढ़ जाओ, वरना आपकी लाइफ उसी में खत्म हो जाएगी। इसके बाद हमारा एक कार्मिक नंबर आता है 16, 16। तो 1 हमारा सन है और 6 हमारा वीनस है। तो सन लीडर है और वीनस लग्ज़री का प्लैनेट है और इसके कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा केतु। केतु हमारा स्पिरिचुअल प्लैनेट है, तो तीनों की पर्सनैलिटी इतनी डिफरेंट है कि जो 1 है वो लीडरशिप चाह रहा है, जो 6 है वो हमारा लग्ज़री चाह रहा है और 7 अगर स्पिरिचुअलिज़्म चाह रहा है। तो जब इन तीनों को हम कंबाइन करते हैं तो ऐसे जो 16 वाले लोग हैं उनको रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। उनको रिलेशनशिप में एक सैटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। तो 16 नंबर वालों को बोला जाता है कि उनको एक रिलेशनशिप एडवाइस लेकर चलना चाहिए। ऐसे लोग प्यार में बार-बार धोखा खाते हैं, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। तो ये हमारे कार्मिक नंबर है। इसके अलावा मैंने कुछ मोबाइल न्यूमरोलॉजी पढ़ी थी। हाँ जी। उस मोबाइल न्यूमरोलॉजी में कुछ कॉम्बिनेशंस अच्छे-बुरे देखे थे, जिसमें से मैं सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पर नहीं बात करूँगी। जहाँ यहाँ पर मैं सिर्फ़ 2 कॉम्बिनेशंस की बात करूँगी। यहाँ पर एक है हमारा 18 नंबर 1 + 8। नॉर्मली 1 + 1 है हमारा जो है सूर्य का नंबर और 8 है हमारा शनि का नंबर और इसको के कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा 9 जो है मंगल का नंबर। तीनों ही आपस में एक-दूसरे के एनिमी है। सूर्य शनि आपस में एनिमी है और शनि और मंगल आपस में एनिमी है। तो जब भी ये 18 नंबर वाले होते हैं, इनको तो बोला ही गया वॉन्डरर। मतलब ये अपनी ज़िंदगी में भटकते ही रहते हैं, कहीं किसी भी फ़ेज़ में ये सैटिस्फाई नहीं होते हैं। स्पेशली अगर किसी रिलेशनशिप में चले जाएँ, तो ऐसे लोगों के रिलेशनशिप में भी इश्यूज़ आते हैं। 18 नंबर वाले की लाइफ़ जो चलती है, वो बहुत ही अप डाउन चलती है। क्योंकि जो 1 है,
वो उसे एक पॉजिटिविटी की तरह छोड़ता है। और जो 8 नंबर है, जो हमारा 1 नंबर है लीडरशिप का और 8 नंबर हमारा अनस्टेबिलिटी का या स्लो नंबर है, जो शनि नंबर है, वो हमारे को लाइफ में स्ट्रगल देता है। तो एक आपको सक्सेस दे रहा है और एक आपको स्ट्रगल दे रहा है, तो ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी नम हो जाती है। तो 18 नंबर वाले को यही बोला जाता है कि अपने गुस्से को शांत करें, क्योंकि जो 9 नंबर वाले होते हैं, उनका नेगेटिव पॉइंट सिर्फ यही है कि वो गुस्से वाले होते हैं, वरना 9 नंबर वाले में इसके अलावा कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं है। 9 नंबर वाले बहुत स्टेबल होते हैं, बहुत करेजियस होते हैं, दूसरों के लिए जान छिड़कने वाले होते हैं, लेकिन जब ये 18 के कॉम्बिनेशन से 9 बन जाता है, तो ये रेस्टलेस पर्सनैलिटी हो जाती है, इनको एंग्ज़ायटी बहुत जल्दी हो जाती है, लोगों के ऊपर ये शक करने लगते हैं। तो 18 नंबर वालों को सिर्फ ये है कि कहीं न कहीं इनको 4 लोगों की एडवाइस लेकर चलना चाहिए, बुरी कंपनी से दूर रहना चाहिए, किसी भी तरीके के नशे में नहीं पड़ना चाहिए। इसके अलावा एक जो नंबर है वो है 28 नंबर। 28 है चंद्रमा 2 और 8 है शनि। जब चंद्रमा और शनि बनते हैं और इसके योग से बन रहे हैं सूर्य, तो सूर्य वाली पर्सनैलिटी अगेन जैसे मैंने बताया बॉर्न लीडर है, स्टबर्न है। लेकिन चंद्रमा इनको इम्बैलेंस कर देता है, इनके इमोशंस को। और जो 8 है वो इनकी लाइफ में स्ट्रगल दे जाता है। स्ट्रगल तो है लेकिन फिर भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो 28 वाले भी सब कुछ होने के बावजूद कहीं न कहीं प्रॉब्लम में रहते हैं, सैटिस्फैक्शन नहीं होती है। और 28 वालों के लिए एक बोला भी गया है कि इनकी डिवोर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालाँकि कुछ मोबाइल न्यूमरोलॉजी में कुछ ये बोलते हैं कि एक 77 का योग होता है, 77 या 777 जिसके मोबाइल नंबर में 7 का रेपिटेशन होता है। ऐसे लोगों का रिलेशनशिप इश्यूज़, पोस्ट मैरिटल अफेयर या फिर एक शादी टूटने के योग बनते हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक नंबर्स हैं। ओके। सो मैम अभी आपने न्यूमरोलॉजी के बारे में, टैरो रीडिंग के बारे में, साइकिक रीडिंग के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया है। बट माया मैम इसके अलावा जैसे कि आपने काफ़ी सारी फ़ील्ड्स में काम किया है, तो आप कोई ऐसा मैसेज या फिर कोई ऐसी टिप दे सकते हैं जो हमारी ऑडियंस के लिए हेल्पफुल हो? टिप तो मेरे पास बहुत सारी है, लेकिन अभी तक हमने ना वास्तु के बारे में बात नहीं करी है, क्योंकि वास्तु का टॉपिक बहुत वास्ट है। लेकिन मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं या मेरे जितने भी व्यूअर्स होते हैं, मैं हमेशा वास्तु के लिए एक छोटा-सा मैसेज देती हूँ कि आप अपना वास्तु खुद चेक कर सकते हैं। वो कैसे? सिंपल आपको 2 ही चीज़ चेक करनी है कि जब भी आप घर में एंट्री करें, तो आपकी जो एंट्री है वो साउथ वेस्ट की ना हो। अगर साउथ वेस्ट की एंट्री है, तो वो घर नहीं लेना चाहिए। दूसरा, आपका जो नॉर्थ ईस्ट का एंगल बनता है, जो नॉर्थ ईस्ट का स्पेस बनता है, वो खाली हो। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट आ जाता है तो प्रॉब्लमैटिक होता है, नॉर्थ ईस्ट में किचन आ जाता है तो प्रॉब्लमैटिक होता है, और नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका बेडरूम आ जाता है तब भी प्रॉब्लम होती है। तो सिर्फ आपको ये 2 सिंपल रूल्स याद रखने हैं कि साउथ वेस्ट एंट्री नहीं होनी चाहिए और नॉर्थ ईस्ट आपका खाली होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी वास्तु दोष हैं, सबकी रेमेडीज़ अवेलेबल हैं, सब ट्रीटेबल हैं। बस ये 2 चीज़ें आप खुद चेक कर सकते हो। बस डिपेंड कि उस घर में कोई एनर्जी दोष ना हो। एनर्जी दोष वास्तु दोष से अलग होता है। जैसे कि मैम अभी हम पहले टैरो रीडिंग की जो रेमेडीज़ होती हैं उनके बारे में बात कर रहे थे, बट थोड़ा हम और डिटेल में जा सकते हैं इसके बारे में? हाँ, टैरो रीडिंग में देखो, मैं जो है मैं प्लैनेटरी रेमेडीज़ पे ज़्यादा काम नहीं करती। मैं काम करती हूँ हीलिंग रेमेडीज़ पर। ओके। तो यहाँ पर मैं 2-3 रेमेडीज़ हैं जो सभी को बताना चाहूँगी। तो बेसिकली जो टैरो काम करता है वो नेचर पे काम करता है। टैरो प्लैनेट पे ज़्यादा काम नहीं करता है। ओके। टैरो के हिसाब से जिसने भी टैरो बनाया है उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो सारे आंसर्स हैं वो हमारे अंदर ही हैं, हमारे सबकॉन्शियस में ही है। टैरो से सिर्फ हम एक अपना मार्गदर्शन लेते हैं। दूसरा, रेमेडीज़ के लिए भी वो बोलते हैं सब कुछ रेमेडीज़ हमारे नेचर में ही है। हमें नेचर से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें किसी और की हेल्प लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जैसे कि आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी। तो जितने भी लोगों को डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी है, तो उनके 2 एलिमेंट बिगड़े हुए हैं। या तो उनका वाटर एलिमेंट जिससे वो इमोशनली बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। दूसरा उनका अर्थ एलिमेंट कि वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है। ठीक है? तो वाटर एलिमेंट के लिए मैं उनको सॉल्ट क्लीनिंग की रेमेडी देती हूँ।
जिसमें कि अलग-अलग तरीके के सॉल्ट होते हैं। जैसे कि सी सॉल्ट होता है, रॉक सॉल्ट होता है, एप्सम सॉल्ट होता है। अलग-अलग सॉल्ट उनके उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, जैसे कार्ड्स में जो भी एलिमेंट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम सॉल्ट चूज़ करते हैं और फिर सॉल्ट को अपनी पूरी बॉडी पे लगाकर क्लीन करते हैं। जी। जैसे हम स्क्रब लगाते हैं, सोप लगाते हैं, वैसे ही हम उस सॉल्ट को अपनी पूरी बॉडी पे लगा के क्लीन करते हैं। इससे हमारी काफ़ी हद तक एंग्ज़ायटी क्लीनिंग हो जाती है। बस इसमें ये देखना है कि किसी भी जो जो भी सॉल्ट क्लीनिंग कर रहा है, उसके ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक ना हो। क्योंकि ब्लैक मैजिक में हम सॉल्ट थेरेपी नहीं करते हैं, उसमें उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा आप सॉल्ट थेरेपी अगर करेंगे, काफ़ी हद तक आपकी एंग्ज़ायटी क्लीन हो जाएगी। सेकंड, एंग्ज़ायटी के लिए आपको दूसरा पॉइंट ये देखना चाहिए कि पानी का इंटेक आपको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगेन वाटर एलिमेंट है। आप पानी की बॉटल हमेशा अपने साथ लेके चलो। आप चांदी के ग्लास में पानी पी सकते हो, आप पानी की सिप ले सकते हो जब आपको पैनिक अटैक आ सकता है। हालाँकि पैनिक अटैक में इतना टाइम मिलता नहीं है कि आप पानी की बॉटल ढूँढो, ये करो। लेकिन अगर आपको याद रह गया, तो आप पानी की सिप लोगे, तो थोड़ा-सा आपका जो मेंटल डिस्टर्बेंस है, वो शांत हो जाएगी। दूसरा, नींद के लिए और एंग्ज़ायटी के लिए हम ये कर सकते हैं, अपने सरहाने पर, जहाँ आप सोते हैं, बेड साइड पे पानी रख ले सकते हैं और वहाँ पर हम टैप वाटर यूज़ करते हैं, पीने का पानी नहीं यूज़ करते, क्योंकि टैप वाटर में थोड़ा-सा सॉल्ट कंटेंट होता है। तो हम वहाँ पर पानी रखेंगे और सुबह उसको टॉयलेट में फ्लश कर देंगे। ये भी एक वाटर रेमेडीज़ है जो आपकी एंग्ज़ायटी को दूर करती है। इसके अलावा अ, इसके अलावा हम अर्थ एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। अर्थ एलिमेंट्स में बहुत छोटी-सी रेमेडी है। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आपको लोगों पे विश्वास नहीं है, आपको किसी को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तो मतलब कि उसका अर्थ एलिमेंट बिगड़ा हुआ है। अब आजकल के टाइम में क्या होता है, सबको ये पता है कि जो हमारी बॉडी है 5 एलिमेंट्स से बनी है, ठीक है? और पाँचों एलिमेंट्स में हम कहीं न कहीं सभी एलिमेंट्स के साथ जुड़े हैं। जैसे कि एयर है, हम साँस ले रहे हैं, हम एयर इन्हेल एक्सहेल कर रहे हैं, तो एयर एलिमेंट हम ले रहे हैं। पानी पी रहे हैं, वाटर एलिमेंट हम ले रहे हैं। खाना बना रहे हैं, तो फायर एलिमेंट भी कहीं न कहीं उसके साथ कनेक्ट है। और हमारे जो 2 एलिमेंट हैं, वो अभी भी मिसिंग रहते हैं। एक है हमारा स्काई एलिमेंट और एक है हमारा अर्थ एलिमेंट। तो अर्थ एलिमेंट अगर मिसिंग है, क्योंकि आजकल हमारे पक्के मकान हैं, पक्के मकानों में मिट्टी है नहीं। पहले आपने देखा होगा, जो लोग कच्ची मिट्टी में रहते थे या कच्ची मिट्टी में खेलते थे बच्चे, उनका इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा होता था और ऐसी कोई एंग्ज़ायटी नहीं होती थी। जो आजकल अभी हम अगर जेन ज़ी को लें, स्पेशली हर दूसरे बच्चे को एंग्ज़ायटी है। मैंने कुछ सेमिनार्स, कुछ इवेंट्स करे हैं कॉलेजेस में, उसमें हर बच्चे का सिर्फ यही सवाल है, एंग्ज़ायटी है, रात को नींद नहीं आती। क्योंकि हमारा अर्थ और वाटर एलिमेंट जो है, वो हमारा डिस्टर्ब है। अर्थ एलिमेंट के लिए कुछ नहीं करना, आपको कच्ची मिट्टी पर या घास पे नंगे पाँव 10 से 15 मिनट रोज़ चलना है, ठीक है? इसमें वाटर एलिमेंट के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। आप बारिश में अगर 10 मिनट भीग जाएँ, ऐसा नहीं है कि भीग कर आप वो बीमार पड़ जाएँ, 10 मिनट आप बारिश में भीगेंगे, तो ये भी वाटर एलिमेंट आप कंज़्यूम करेंगे। तो अर्थ एलिमेंट के लिए सिर्फ मैं सबको यही रेमेडी देती हूँ, नेचर से के साथ कनेक्ट करो। आप मिट्टी पर नंगे पाँव चलो। और जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जैसे कि 5 साल से छोटे बच्चे हैं, जो बोल नहीं पा रहे लेकिन गुस्सा कर रहे हैं। एक मेरे मेंटोर हैं, उन्होंने ये रेमेडी बताई थी अपने किसी शो में। हाँ जी। तो वो रेमेडी मैंने कई लोगों को दी और बहुत सक्सेसफुल हुई, बहुतों को अच्छे रिजल्ट आए। वो बोलते थे कि किसी भी अपने पार्क में जाओ, जहाँ पर कोई पेड़ ढूँढो जो सबसे बड़ा है, और बस उस पेड़ पे कुछ लटका हुआ नहीं होना चाहिए, कोई किसी तरीके का पूजा पाठ नहीं होना चाहिए उस पेड़ पर। क्लीन करो उसे और बच्चे को बोलो उस पेड़ को हग कर ले। और ये रेमेडी मैंने, मतलब मैं हर किसी से करवाती हूँ जिसके बच्चे को गुस्सा आता है, पढ़ नहीं पा रहे, कंसंट्रेशन नहीं है, अलग बिहेवियर है, एबनॉर्मल बिहेवियर है। मैं बोलती हूँ अपने बच्चे को पार्क में ले जाओ, उसको बोलो कि पौधे, मतलब किसी बड़े पेड़ के साथ हग करें, क्योंकि जो पेड़ है वो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है, राइट? तो वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी हमें देते हैं। तो हमें किसी एक्स्ट्रा पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा क्रिस्टल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नेचर के साथ कनेक्ट होंगे और हमारी एनर्जी कनेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही एक हमारी स्काई एनर्जी जो मिसिंग है, उसके लिए हम जितना टाइम स्पेंड करते हैं, हम एक छत के नीचे करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो पार्क में घूमने जा रहे हैं, शायद मुझे नहीं लगता, एक 1% लोग भी हैं जो पार्क में घूमते हैं या अंडर द स्काई घूमते हैं।
तो स्काई से हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं, हमें एक प्रोटेक्शन मिलती है, हमारा ऑरा जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है। तो अगर आपको अपने बिजी स्केड्यूल से कुछ भी टाइम मिलता है तो आप वॉक करें, ऐसी जगह बैठें, ऐसी जगह मेडिटेट करें जहाँ पर आपके ऊपर छत ना हो, स्काई नज़र आए। जैसे अपनी बालकनी में, अगर आपकी बालकनी में छत नहीं है तो स्काई के नीचे सन में, मून में बैठ सकते हैं आप। ये छोटी-सी रेमेडीज़ हैं जो मैं मोस्टली सभी को बताती हूँ और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ हैं। इसके अलावा क्रिस्टल तो हैं ही, जिसमें आप क्रिस्टल पहन सकते हैं। अगर आपको एंग्ज़ायटी है, एंग्ज़ायटी के लिए आप क्लियर क्वार्ट्ज पहन सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। अगर आपको नींद नहीं आती है, नींद में डिस्टर्बेंस है, कंसंट्रेशन लेवल जो कि स्टूडेंट्स का खराब होता है, उसके लिए आप एमेथिस्ट पहन सकते हैं। एमेथिस्ट बहुत पॉजिटिव क्रिस्टल है जो आपकी एनर्जी को बैलेंस करेगा। इसके अलावा एक सेल्फ लव के लिए आप रोज़ क्वार्ट्ज पहन सकते हैं। ये 3 क्रिस्टल हैं जो बिना किसी ऑरा चेक किए और बिना किसी के रिकमेंडेशन के आप पहन सकते हैं। और चौथा क्रिस्टल है हमारा एक ब्लैक टर्मलिन, जो कि मैंने पहले भी बताया, एक प्रोटेक्शन के लिए पहन सकते हैं। इसके अलावा हर क्रिस्टल के लिए आपका एनर्जी चेक करना ज़रूरी है, आपका ऑरा चेक करना ज़रूरी है और आपका डेट ऑफ बर्थ में एलिमेंट्स वगैरह सब चेक करना ज़रूरी है। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा हर जगह पाइराइट, पाइराइट, मनी मैग्नेट, हर कोई ये नहीं पहन सकता क्रिस्टल। आजकल सिर्फ मार्केट में आ गया है कि आप मनी मैग्नेट पहन लो, आप पाइराइट पहन लो, पाइराइट रख लो। तो पाइराइट हर किसी को सूट नहीं करता, वो आपकी एनर्जी को और एनहांस कर देता है। अगर किसी को ऑलरेडी गुस्सा आ रहा है, तो उसको गुस्से का और तेज़ हो जाएगा। अगर कोई अग्रेसिव है तो और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा। तो क्रिस्टल जो है वो बहुत समझ के पहनना चाहिए और रिकमेंडेशन से पहनना चाहिए। थैंक यू फॉर द पॉडकास्ट। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, किसी भी तरीके की एंग्जाइटी है, हेल्थ इश्यूज़ है, रिलेशनशिप इश्यूज़ है, कोई करियर के रिगार्डिंग कोई कंसर्न है या कोई एनर्जी ब्लॉकेजेस है, तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरे से सेशन ले सकते हैं। थैंक यू।